हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के जो प्रकाश के परावर्तन का चैप्टर है उसमें के भाग 3 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और भाग 3 में हम लोग जानेंगे। तो आंकिक प्रश्न के लिए भाग 3 में सबसे पहले हम लोग को चिन्ह परपाटी के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना चिन्ह परपाटी की सहायता से हम लोग प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। चिन्ह परपाटी में हमको सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति का ध्यान रखना है और निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार ही हम चिन्ह परपाटी का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप जो आंकिक प्रश्न हल करते हैं उसमें आप लोग को किसी दर्पण से वस्तु की दूरी, किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, ये आपके से 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हम चिन्ह परपाटी के अनुसार ये सब क्लियर करते हैं कि वो वस्तु की जो लंबाई होगी वो मुख्य अक्ष के ऊपर जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है या मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, ठीक है। और फिर वो प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आप केवल चिन्ह परपाटी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्पण का यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और उसमें देखेंगे चिन्ह परपाटी में हम लोग के लिए क्या है। ये हम लोग के सामने एक अवतल दर्पण बना हुआ है, ठीक है। और अवतल दर्पण में ये उसका शेडेड पोर्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं शेडेड पोर्शन में M1 M2 ये दर्पण का आपका द्वारक है। आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है। भाग 1 और भाग 2 में आप पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। दर्पण के द्वारक के मध्यबिंदु को हम लोग दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम लोग पोल के नाम से जानते हैं और इसको सिंबल देंगे हम P, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है। और उसके बाद एक मुख्य अक्ष की रेखा है जो दर्पण के ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली होती है, P से C को। अब हम यहाँ निर्देशांक ज्यामिति के लिए इस रेखा को और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको एक और इंडिकेट करने के लिए कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर की लाइन और ये मुख्य अक्ष के नीचे की लाइन। ये देखिए P से ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष के ऊपर की लाइन और P से नीचे की तरफ मुख्य अक्ष के नीचे की लाइन। और निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को ये मालूम होगा कि ये जो आपकी क्षैतिज रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं x अक्ष की रेखा, और वे जो परपेंडिकुलर मतलब लंब रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष की रेखा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किस दिशा से आपतित होती हैं दर्पण की तरफ। तो आप लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि किरण जो होगी वो दर्पण में हमेशा लेफ़्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं तरफ ही आपतित होती हैं। ये जो आपके रेड लाइट है, ये जो आपकी दिखाई दे रही है, ये हमारी आपतित किरणें हैं जो हमेशा बाएं से दाएं की तरफ चलेंगी। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक वस्तु रखा हुआ है जिसको हम शो करेंगे AB के नाम से। ये AB हमारा वस्तु है। अब ये वस्तु जो है वो एक तरीके से प्रकाशिक स्रोत का कार्य करेगा, क्योंकि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंखों से किरणें निकलती हैं, वस्तु से टकराती हैं, टकराने के बाद रिटर्न होकर हमारी आंखों में आती हैं और फिर हमको आभास होता है हम किस प्रकार के वस्तु देख रहे हैं, कितनी ऊँचाई उसकी है। हालाँकि ये सारी चीज़ें आपको तुरंत होती हैं, मानसिक जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है आपको ज्ञान कराती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें बाएं से दाएं की तरफ किस पर दर्पण पे उसके परावर्तक तल की तरफ चलती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बाएं से दाएं की तरफ प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से दाएं की तरफ दर्पण पर आपतित होती हैं। अब यहाँ पर देखना है कि दूरियों को हम नापते किधर से, ये आपको पॉइंट देखना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे समस्त दूरियाँ जो होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, मतलब पोल से। अब वो दूरियां दर्पण के ध्रुव से या तो आप बाईं तरफ मापेंगे और या तो आप दाईं तरफ। दूसरे शब्दों में वो समस्त दूरियां या तो आप आपतित किरण की ही दिशा में मापेंगे या तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे। अगर हम आपतित किरण की दिशा में जाएंगे तो दूरी ये होगी लेफ़्ट टू राइट, और अगर विपरीत दिशा में मापेंगे तो दूरी हमारी ये होगी राइट टू लेफ़्ट। ये हमको ध्यान में देना है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हम निर्देशांक ज्यामिति की तरफ ध्यान देते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में कहा जाता है कि जो मूल बिंदु होता है, अब वो मूल बिंदु हमारे यहाँ दर्पण का जो है वो पोल कर रहा है, मतलब ध्रुव कर रहा है।
तो मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं और मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती हैं। ठीक है। और फिर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मूल बिंदु के ऊपर की तरफ की जो ली गई दूरियां होती है वो धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो दूरी ली गई होती है वो होती है ऋणात्मक। तो वही नियम यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी दूरी हम ध्रुव से बाईं तरफ मापते हैं, मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको दूरी मापनी है, सपोज दैट ये ए बी है। अब ए बी मतलब वो वस्तु की दूरी है, इसको हम शो करते हैं किस नाम से, यू। दर्पण से किसी वस्तु की दूरी को हम u नाम से संकेत में महसूस करते हैं, उसको हम जानते हैं। ठीक है। अब ये u जो है उसको मापना है, तो वो दूरी हम दर्पण के ध्रुव से मतलब इस साइड में चलेंगे, राइट टू लेफ्ट में। तो आपने वो दूरी नापी कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से किसकी तरफ, वस्तु की तरफ आप चलेंगे, मतलब वो दूरी आपके आपतित किरणों की विपरीत दिशा में है। इसका मतलब जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ठीक है। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वो दूरी ध्रुव से बाईं तरफ मापी गई है, तो वस्तु की दूरी सदैव हम नेगेटिव लेंगे आगे के प्रश्नों में। ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया आपका यू के लिए। अब आप कहेंगे कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब तो आपके फोकस दूरी वस्तु की दूरी पर डिपेंड करता है। आप आगे प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रतिबिंब का मान कभी प्लस में आपका निकलेगा और कभी माइनस में निकलेगा, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला तो चीज़ ये हमको पॉइंट मिल गया कि दर्पण से वस्तु की दूरी हम सदैव ऋणात्मक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दर्पण के सामने होता है, उसकी दूरी को हम ध्रुव से बाईं तरफ अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में माप लेते हैं। ठीक है। अब रही प्रतिबिंबों की बात। अगर प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने, तो ये जो v का मान है वो निगेटिव होगा अगर दर्पण के सामने बनेगा, और अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो वही प्रतिबिंब का मान आपका हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एरिया जो है ये हमारा नेगेटिव है और ये एरिया जो है वो हमारा होता है पॉजिटिव। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार कि ये मूल बिंदु के जो आप दाहिनी तरफ की दूरी लेते हैं वो धनात्मक होता है और बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होता है। इसका मतलब अगर दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनता है बाईं तरफ तो वो होता है नेगेटिव में, और दर्पण के पीछे मतलब वस्तु के दूसरी तरफ अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो हमारा होता है पॉजिटिव में। ठीक है। अब इसी पे वास्तविक और आभासी होता है। अगर आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, गौर करिएगा, अगर ये आपका दर्पण हो, प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बना, तो दर्पण के सामने बनने की वजह से उसका मान नेगेटिव में प्राप्त होगा और वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में वहाँ पर उसको प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है। लेकिन अगर वो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे दूसरी तरफ बन रहा है तो उसका वैल्यू धनात्मक में निकलता है, तो आप कहेंगे कि वो जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा होता है आभासी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंबों का चिन्ह ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंबों का चिन्ह जो होता है वो धनात्मक होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर प्रतिबिंब जो है अगर नेगेटिव निकल रहा है तो प्रतिबिंब जो होगा वो वहाँ पर वास्तविक होगा, रियल, और अगर ये हमारा पॉजिटिव निकलता है तो वो हमारा होता है आभासी मतलब वर्चुअल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो उसकी प्रकृति जान ली कि तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब आभासी कब होगा, जब वो दर्पण के पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब आपका वास्तविक कब होगा, जब वो दर्पण के सामने मतलब वस्तु की तरफ बनता है। ठीक है। अब चलिए दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर वस्तु की लंबाई, देखिए वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक ही होती है, वो हम दर्पण पे सामने ही रखते हैं और हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही रहता है। अब ये वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की लंबाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब रही प्रतिबिंबों की बात, अगर प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा तो वो आपका सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब अगर आपका बनता है तो आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं, और सीधे प्रतिबिंब मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रहते हैं, ये एरिया। ठीक है। और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ होने पर जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और वो हमेशा धनात्मक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। ठीक है। और वो नीचे बनने की वजह से वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उसका मान, उसकी लंबाई जो होती है वो ऋणात्मक में हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपने ध्यान में दिया कि यहाँ पर u और v का मान, तो आप चलते हैं, सबसे पहले हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं
एक बार हम उसको रिपीट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम गौर करेंगे कि अगर यहाँ पर ए बी एक वस्तु है, मुख्य अक्ष पर रखी गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमको यहाँ पर गौर करना है कि आपतित किरणें जो सदैव बाएं से दाएं तरफ डाली जाती हैं, आपतित किरण सदैव बाएं से दाएं तरफ डाली जाती हैं। इसलिए समस्त दूरियां हम दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के बाईं तरफ या मुख्य अक्ष के दाईं तरफ नापते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर या मुख्य अक्ष के नीचे की ओर। तो जो मुख्य अक्ष के बाएं दाएं की बात हो रही है वहाँ पर या तो वस्तु दर्पण के वस्तु से दूरी होगी या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो आपको यहाँ पर मिल गया कि जो u का वैल्यू है, u वो सदैव होता आपका नेगेटिव, क्योंकि वो दर्पण के सामने होता है। अब रही प्रतिबिंबों की बात, तो प्रतिबिंब आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब का वैल्यू ऋणात्मक में प्राप्त होता है तो वो दर्पण के सामने बनेगा, और अगर प्रतिबिंब धनात्मक प्राप्त होता है तो वो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, धनात्मक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव आभासी होते हैं और ऋणात्मक प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव वास्तविक होते हैं। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सीधे होते हैं। अब रही यहाँ पर बात u और v से, तो हम ज्ञान हमने उनसे ले लिया, लेकिन अब मेन बात है कि हम दो दर्पणों पे प्रश्न लगाते हैं। एक होता हमारा अवतल दर्पण और एक होता हमारा उत्तल दर्पण। अब हम जरा इसको फिर से क्लियर करेंगे। ये जो फिगर बना हुआ है, तो ये फिगर हमारा अवतल दर्पण का है। ठीक है, अब आप जरा इसकी फोकस दूरी की बात करेंगे। फोकस दूरी का मान हम कहाँ ऋण में लेते हैं और कहाँ धन में लेते हैं। ठीक है, अब जरा हम इसको आप करें कि अगर यह अवतल दर्पण है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि यहाँ आपको देखना है कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपके किस तरफ होगी। तो आप एक बार फिर से यहाँ पर देखेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी के लिए हम कैसे उत्तल दर्पण को धनात्मक में और अवतल दर्पण को ऋणात्मक लेते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम उत्तल दर्पण अवतल के लिए बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हो गया हमारा पोल। अब हमने आपसे कहा था सबसे पहले फोकस दूरी की बात करिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो दर्पण का होता है फोकस। यह अवतल दर्पण की फिगर बना हुआ, आप ध्यान से देख रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो दर्पण का फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है। और फिर आपको परिभाषा में कहा गया था कि दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी होती है दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वो हमारी दर्पण की फोकस दूरी है, और निर्देशांक ज्यामितीय के अनुसार वो दर्पण की फोकस दूरी वो जस्ट दर्पण के सामने मतलब बाईं तरफ है। तो बाईं तरफ होने का मतलब हम उसकी फोकस दूरी को ध्रुव से बाईं तरफ नापेंगे, आपतित किरणों के विपरीत दिशा में मापेंगे तो वो हमारा जो होगा वो माइनस में होगा। तो ये क्लियर हो गया कि अगर दर्पण हमारा है अवतल तो उसकी जो फोकस दूरी होगी, ये यहाँ पर देखिए पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर फोकस होगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी ही हमारी फोकस दूरी होगी। तो बाईं तरफ होने की वजह से चिन्ह प्रॉपर्टी के नियमानुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, अब रही बात अवतल दर्पण की, तो हम लोग ने समाप्त कर लिया कि वो तो बाईं तरफ होगा उसकी फोकस दूरी, तो वो ऋणात्मक होती है। तो क्या उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण की हम अलग से फिगर बनाते हुए यहाँ पर ध्यान देंगे। उत्तल दर्पण की अगर बात हो रही है तो हम उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर। वही नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये दोनों दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ निकलेंगी, लेकिन जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमको इस बिंदु से बाहर की तरफ आती हुई प्रतीत दिखाई देंगी, बिंदु F। अब ये बिंदु F जो है वो दर्पण के दाईं तरफ है। ठीक है, और आपसे हमने कहा था, आप नियम को जानते भी हैं कि दर्पण के ध्रुव और दर्पण के मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है
ठीक है, वो जो होती है वो दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दर्पण की फोकस दूरी है वो दाएं तरफ है। तो चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार जो दूरियां दर्पण से दाएं तरफ मापी जाती है, मुख्य अक्ष के दाएं तरफ, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर मालूम चल गया कि अब हम सबसे पहले उत्तल और अवतल की बात अगर अलग अलग कर लेते हैं तो अलग अलग में देखिए, यहाँ पर तस्वीर आपकी है अवतल की और फिर तस्वीर आपकी है उत्तल की। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ यहाँ पर u का मान चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, दो वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव ही आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि दर्पण के सामने ही वस्तु को आपको रखना है। अब रही फोकस दूरी की बात, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए आपकी नेगेटिव होगी, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव होगी। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में देना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान में देना है कि अब और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप गौर करेंगे कि अगर प्रतिबिंब V का मान अगर नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब का मान नेगेटिव निकलने पर वो प्रतिबिंब हमारा होता है वास्तविक, लेकिन अगर प्रतिबिंब का मान पॉजिटिव निकलता है तो वो प्रतिबिंब हमारा होता है आभासी। ठीक है, तो और वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा और आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको गौर करना है कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है, उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है। दोनों दर्पणों में वस्तु की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। आभासी प्रतिबिंब अगर होगा तो वो नेगेटिव होगा, उल्टा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो नेगेटिव होगा, उल्टा होगा, और आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो पॉजिटिव होगा और सीधा होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको दूरियों के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी में बताया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आगे हम आंकिक प्रश्न और प्रतिबिंब खींचने के नियम पर वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। धन्यवाद।